Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture will be all about noise pollution. What is noise pollution? How the sound can be pleasant and non-pleasant, and what are those? What are the effects of noise pollution, and how can we reduce it? First of all, नॉइज पोल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं. तो व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है. ठीक है. अब बात यह है कि जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडीज है दैट प्रोड्यूसेस साउंड. ठीक है. अब देखिए ड्रम्स बजाते हैं लोग. ठीक है. वो उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो वो वाइब्रेट करती है उसकी सरफेस, साउंड आता है. ठीक है. अगर वो ड्रम बजाने वाला ठीक है, उसको समझ में आती है, बजाने आता है उसको, तो आपको थोड़ा सा कानों को अच्छा लगेगा. आप कहेंगे हाँ भाई अच्छा ड्रम बजा रहा. ठीक है. या अगर किसी छोटे बच्चे को स्टिक पकड़ा दी जाए और वो वैसे ही मारने लग जाए उसके ऊपर, तो बेढंगा सा और ऐसी शोर बचेगा. देखें सरफेस एक ही है, काम एक ही है, लेकिन अब क्या है कि उसको तर्ज के बगैर हम उसको बजा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि थोड़ा सा शोर सा महसूस हो रहा है यार, हमारे कानों को अच्छा नहीं लग रहा. ठीक है. अब ऐसी चीज़ें जिसका कोई मकसद नहीं, फजूल में ऐसी शोर आ रहा है, वो उसके बाद कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम बेसिकली नॉइज कहते हैं, शोर कहते हैं. ठीक है. अभी जिस तरह बर्तन वगैरह कोई है जो गिर जाता है हाथों से, आपके गिर के ऊपर से गिर गया, साउंड प्रोड्यूस हुई, नॉइज है. ठीक है. इसी तरह कार्स गाड़ियां वगैरह चलती हैं. ठीक है. जहाज वगैरह आता है, उसके बाद इस तरह की चीज़ें, ये सारे की सारी क्या चीज़ है, नॉइज़ है. ठीक है. ट्रैफिक की साउंड जो होती है नॉइज़ है. ठीक है. फैक्ट्रीज में चले जाएं, मशीनरीज वगैरह, मशीन वगैरह, पंखा चल रहा होता है आपके सर पे, वो उसकी भी कोई ना कोई आवाज़ है, दैट इज़ नॉइज़. ठीक है. आपकी कोशिश होती है कि ये वाली साउंड ना ही हो तो अच्छी बात है. ठीक है. अब साउंड और नॉइज़ के बीच में, या म्यूजिक और नॉइज़ के बीच में ये फ़र्क है कि अगर जो हमें चीज़ अच्छी लग रही है दैट इज़ नॉट नॉइज़, दैट इज़ गुड. बट जो चीज़ हमें नहीं अच्छी लग रही है दैट इज़ नॉइज़. ठीक है. So sound which has jarring and unpleasant effect on our ears is called noise. Jarring का मतलब जो जिसे बंदे को कोफ्त आती है, यानी कि जिसे बंदा भागता है. ठीक. अब नॉइज क्या कहती है कि नॉइज corresponds to the irregular and sudden vibrations produced by some sounds. बिल्कुल मतलब एक जिसके अंदर कोई क्या कहते हैं रेपिटेशन नहीं है, कोई इसके अंदर नज्म ज़ब्त नहीं, जिसको हम कहते हैं कि कोई उसके अंदर वर्ड मेरे एग्जाम में नहीं आ रहा. बारह. ठीक है. म्यूजिक के अंदर आपको पता है कि एक उसका पूरा पैटर्न होता है. सॉरी, पैटर्न वर्ड याद नहीं आ रहा. ठीक है. म्यूजिक के अंदर एक पूरा पैटर्न होता है, पैटर्न के हिसाब से चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें वो साउंड अच्छा लगता है. लेकिन नॉइस के अंदर कोई पैटर्न नहीं है, फजूल में कोई स्पाइक्स आ जाएंगे एकदम से रेगुलर सा, एक कभी आवाज़ कम है, एक ज़्यादा सी आवाज़ है. ठीक है. तो ये होती है नॉइज़. अब नॉइज़ का जो मसले हैं वो हम देखेंगे कि नॉइज़ डिसएडवांटेजेस उसकी क्या है. जो अब देखें पोल्यूशन की जब बात हम करते हैं, जिस तरह एयर पोल्यूशन है जिसमें मतलब हम सूंघे तो हम बीमार हो जाते हैं, इसी तरह अगर नॉइज़ की बात की जाए, तो अगर शोर बहुत ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा शोर में रह रहे हैं तो आपके ये दिमाग के ऊपर या ईयर के ऊपर अफेक्ट ये भी कर सकते हैं. हेल्थ रीजंस हैं इसके ऊपर. ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन में आप लोग नहीं रह सकते, सर में भी दर्द होता है. ठीक है. ईयर्स में भी दर्द होता है, और बहुत सारे और मसले भी हो जाते हैं. ठीक है. इसीलिए नॉइज़ को या जो शोर है उसको कम से कम किया जाने की कोशिश करते रहते हैं हर टाइम. जिस तरह नॉइज़ की इधर एग्जांपल्स दी हुई हैं, इधर आप देख लें कि नॉइज़ ऑफ मशीनरी इन इंडस्ट्रियल स्टेट्स. किसी भी इंडस्ट्रियल स्टेट के पास से गुजरें या अंदर चले जाएं किसी फैक्ट्री के अंदर, तो उधर मशीन की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि आप साथ खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे की आवाज़ समझ नहीं आ रही होती. ठीक है. व्हीकल हॉर्न्स हो गए, ट्रैफिक में खड़े हों तो आपको पता ही है, इधर जब भी आप बाहर निकलें तो दो गाड़ियां खड़ी हो जाए, हॉर्न बजाने लग जाते हैं. ठीक है. हूटर्स का मतलब ये है कि वो जो उसको
मैं क्या कहूँ, अलार्म जो गाड़ियों के ऊपर वो लगे होते हैं अलार्म, स्कूटर्स, ठीक है, वो पुलिस वाली या उसकी एम्बुलेंसेस की, ठीक है, और अलार्म्स वगैरह हो गए, ये सारी की सारी नॉइजेज हैं, ठीक है। इसीलिए तो बाज़ औक़ात ये होता है ना कि जब ट्रैफिक से बंदा घर में आता है, एक तो थकन थकन महसूस हो रही होती है, दूसरा ये कि सर में दर्द हो रहा था। बेसिकली काम यही होता है कि नॉइज़ इंसान का बेड़ा गर्क कर देती है, समझ लें एक किस्म, ठीक है। अब उसके अंदर नॉइज़ की वजह से नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं इंसान में। हेयरिंग लॉस सबसे पहले तो वही बात, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि स्लीप डिस्टर्बेंसेस, आपको नींद नहीं आती, एग्रेशन, गुस्सा वगैरह बहुत आता है, हाइपरटेंशन, टेंशन बहुत हो जाती है, और साथ में हाई स्ट्रेस लेवल्स, ठीक है। आप छोटी छोटी बात को स्ट्रेस ले जाते हैं, यानी कि छोटी छोटी बात को टेंशन ले जाते हैं, जिसको बोलते हैं। अब आजकल का ज़माना है थोड़ा सा डिजिटल, फोन वगैरह भी हैं, तो उसमें भी नॉइज़ वगैरह आती है, ठीक है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि जो आपके पास सिग्नल आ रहा होता है, अगर हम उसको डिस्टॉर्ट कर दें या उसके अंदर एक और सिग्नल डाल दें, तो वो अजीब सी गंदी सी आवाज़ आती है, ठीक है। उस तरह भी सिग्नल्स वगैरह आपके ख़राब हो सकते हैं, वो भी नॉइज़ शो कर। अब फॉर एग्जांपल नॉइज़ प्रोड्यूस होगी, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नॉइज़ आपने सुननी ही सुननी है। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, तो आपने नॉइज़ सुननी ही सुननी है, मशीनरी चल रही है, ठीक है। या फिर आप बिल्कुल मेन रोड के किनारे पे रह रहे हैं, तो आपने नॉइज़ सुननी ही सुननी है। लेकिन आप उसको क्या कहते हैं ना, उसको कम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना कि क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि आप अगर उस दायरे में रहें तो आप सेफ रहेंगे, यानी कि आपको इतनी ज़्यादा उसकी बीमारियां नहीं लगेंगी, हेयरिंग लॉस वगैरह, हाइपरटेंशन, स्लीप डिप्रिवेशन, सारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द नॉइज़, वॉल्यूम ऑफ द नॉइज़ आप अगर आप कम कर दें तो बहुत हद तक आप बच सकते हैं। फिर उसके बाद द पीरियड ऑफ एक्सपोजर ऑफ द नॉइज़। फॉर एग्जांपल अगर आप चलते फिरते फैक्ट्री के बाहर से गुजर गए, 5 मिनट रुके, उसके बाद चले गए, तो इतना ज़्यादा आपको महसूस नहीं होने लगा कि शोर था या कुछ था, ठीक है। लेकिन अगर आप 8-8 9 9 घंटे अगर लगातार उधर रहेंगे तो फिर तो मसला है, ठीक है। तो दो चीज़ों से है कि एक तो आप नॉइज़ का वॉल्यूम कम कर दें, दूसरी बात ये कि नॉइज़ आप कम सुने, मतलब एक्सपोजर उसका कम हो, ठीक है। और जो एक्सपोजर जो वॉल्यूम होता है वो साउंड का आपके लिए जो रिकमेंडेड है वो 85 to 90 dB, ठीक है, ओवर एन 8 hour वर्क डे। 8 घंटे में अगर आप 85 से 90 dB तक अगर आप साउंड सुनते हैं या वो नॉइज सुनते हैं, तो आपको मतलब आप सेफ हैं। अगर इससे ज़्यादा सुनेंगे आवाज़ या इससे ज़्यादा देर यही आवाज़ सुनते रहेंगे, तब भी मसले होंगे, ठीक है। अब तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अब कौन कौन सी चीज़ें, हम क्या क्या कंडीशंस या कौन कौन सी चीज़ें हम अपना सकते हैं जिसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन हम कम कर सकते हैं, या फिर उसी नॉइज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी मशीनरी, वेल ऑयल्ड मशीनरी जो जिसको कहते हैं जिससे आवाज़ कम आती है, ठीक है। जैसे आप अगर मैं बाइक्स की बात करता हूँ, तो बाइक्स के ऊपर जो साइलेंसर लगा हुआ, तो बेसिकली काम यही करता है कि जो इंजन से आने वाली नॉइज़ है उसको कम कर देता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो उतार के चला रहे होते हैं साइलेंसर, तो उससे आवाज़ देख ले कितनी ज़्यादा आती है, साउंड नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। स्मार्ट मशीनरी या फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी या इन्वायरमेंट फ्रेंडली इक्विपमेंट को अगर हम बात करें, तो यही है कि साइलेंसर आप अच्छा लगा लें, उससे साउंड या नॉइज़ कम प्रोड्यूस होगा, आप बाइक पर सफ़र करते ना, कोई मसला नहीं, ठीक है। इसी तरह बैरियर्स लगा दें आप, साउंड आए ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी एक फैक्ट्री के अंदर मशीनरीज वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है। लेकिन एक जगह पर मीटिंग हमने करनी है, तो क्या करेंगे, हम मशीनरी के साथ ही खड़े होकर मीटिंग तो करने से रहे हम, क्योंकि वहाँ पर तो साउंड बहुत ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, साइड पे एक रूम बना देंगे जिसको हम साउंड प्रूफ कर देंगे, या फिर हम उसको चारों साइडों से बिल्कुल बंद कर देंगे, सील कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि साउंड आएगा ही नहीं। रिफ्लेक्टिव बना दें, क्योंकि आपको पता है कि साउंड रिफ्लेक्ट हो जाती है किसी भी बॉडी के साथ लगकर, ठीक है, क्योंकि वेव की फॉर्म है, ठीक है। और ऐसी बॉडी हम लगा दें जो वाइब्रेट ही ना करें या एब्जॉर्ब कर ले साउंड को, वो भी अच्छी है, ठीक है। और
या फिर खुद को आप सेव कर सकते हैं, जिस तरह वो हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं, जिस तरह वो कान में एक डलता है, वो फोम सी एक होती है, ठीक है, हियरिंग एड, या फिर वो एक ईयर मफ्स होते हैं, ठीक है, हेडफोन्स की तरह के होते हैं लेकिन उसमें मतलब साउंड नहीं आता, हेडफोन की तरह के होते हैं लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ साउंड बाहर वाला आने को रोकते हैं। ठीक हो गया। अब ये देख लें कि साउंड्स, आपको पता है जब वेव्स हैं तो वेव्स की तरह ये वो बिहेव करती हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन वेव के अंदर आती है, उसके बाद ये डिफ्लेक्शन भी आती है, डाइफ्रैक्शन भी आती है, एब्जॉर्प्शन भी आती है। वेव सारी की सारी ये वाली अपनाती है। अब देखें, ऐसी सरफेस में ले लूँ जो वाइब्रेट ना करती हो, उसको रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी एक कमरे में खड़ा होकर जोर से चीखता चिल्लाता हूँ तो वो दीवार से लग के वापस मेरे पास आती है, जिसको हमने एको पढ़ा था पिछले लेक्चर में। ठीक है। नाउ देयर इज एन अनइवन सरफेस। अनइवन सरफेस पे भी ये है कि जो कुछ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ सरफेस एब्जॉर्ब नहीं करती। डाइफ्रैक्शन भी ये है कि अगर आप देयर इज अ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स या टू बैरियर्स, दैट द साउंड वेव्स विल बेंड फ्रॉम एजेस, जिस तरह हमने वाटर वेव्स का पढ़ा था शुरू में फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, डाइफ्रैक्शन एग्जैक्टली वही चीज़ है। एन एब्जॉर्प्शन, इफ देयर इज एन एब्जॉर्बेंट सरफेस, एब्जॉर्ब हो जाएगी। फोम वगैरह यानी नरम चीज़ें और पोरस चीज़ें, जिसके अंदर मतलब सुराख वगैरह होते हैं। पोरस चीज़ें मतलब जिस तरह फोम हो गया, दैट इज कॉल्ड पोरस। ठीक है। साउंड में से उसमें इतनी ज़्यादा साउंड बाहर नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको छींक आती है, अगर आप बाहर एयर में छींकेंगे तो थोड़ी सी आवाज़ आती है, लेकिन अगर आप वही तकिया मुंह पर रख दें फिर क्या होगा? आवाज़ कम आएगी। क्यों आती है कम? क्योंकि पिलो इज अ पोरस सब्सटेंस। ठीक है। अगर आप इवन हाथ भी रख लें आके तो फिर भी इतनी आवाज आ जाती बाहर, लेकिन आप तकिया वगैरह रखते हैं मुंह के सामने, आवाज ही नहीं आएगी। अब बात करते हैं अकूस्टिक्स की। अकूस्टिक इज बेसिकली साउंड प्रोडक्शन को हम अकूस्टिक कहते हैं। ये साउंड्स को हम, जो प्लेजेंट साउंड्स होती है, ये साउंड्स के बारे में बात अगर हम जिसको करें तो उसको हम कहते हैं अकूस्टिक्स। प्रोड्यूस्ड साउंड इज कॉल्ड अकूस्टिक। अब अकूस्टिक प्रोटेक्शन क्या होती है कि द टेक्निक और मेथड यूज्ड टू अब्सॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड्स बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसेस। अभी मैंने बताया कि कौन सी सरफेसेस अब्सॉर्ब ज़्यादा अच्छी करती हैं। एक तो सरफेस सॉफ्ट होनी चाहिए और पोरस होनी चाहिए। पोरस का मतलब ये है कि एक मालिक्यूल का दूसरे मालिक्यूल से डिस्टेंस थोड़ा सा दूर हो, या फिर जिस तरह मतलब फोम वगैरह आपने देखा ही है, उसको दबाएं तो अच्छा खासा दब जाता है। ठीक है। तो फोम इज अ बेस्ट cheapest method to absorb the sounds या used for acoustic protection। एक echo से बचाने के लिए भी ये यूज होता है। जितने म्यूजिक स्टूडियोज हैं, जितने भी मूवी सेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके क्या करते हैं कि जिस कमरे में या जिस रूम में वो बना रहे होते हैं, मूवी या गाना बना रहे होते हैं, उसके चारों साइडों पर ये वाला फोम लगा दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो साउंड एब्जॉर्ब कर ले, रिफ्लेक्ट ना करे। बेसिकली अब जाहिर बात है, दीवार होती है हार्ड मटेरियल की, और वो रिफ्लेक्ट कर देती है साउंड को और एको आता है फिर। ठीक है, उससे बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि हर चारों कोनों पे और बैकग्राउंड पे सारा का सारा क्या कर लेते हैं, हम एक फोम की लेयर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी एको नहीं होती और साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अकोस्टिक प्रोटेक्शन। ठीक है। अच्छा, अभी यही बात नीचे इधर मैं लिखी हुई है इंग्लिश में, आप देख लें, समझा देता हूँ कि अगर सरफेस रिजिड एंड स्मूथ है, रिजिड एंड स्मूथ का मतलब कि सख्त है, और स्मूथ मतलब उसके अंदर कोई इतने ज़्यादा इरेगुलर चीज़ें नहीं है। जिस तरह दीवार हो गई आपकी बिल्कुल स्मूथ होती है, स्ट्रेट होती है, दैट सरफेस इज रिफ्लेक्टिव टुवर्ड्स साउंड। बट इफ द सरफेस इज सॉफ्ट एंड पोरस, सॉफ्ट का मतलब नरम और पोरस का मतलब जिस तरह फोम का होता है पोरस, ठीक है, इसके बीच में हवा वगैरह होती है, पोर्स होते हैं। ठीक है, पोर्स बेसिकली सुराख को बोलते हैं कि जिस जिस बॉडी के अंदर ज्यादा सुराख हो जाए। ठीक है, दैट बॉडी इज कॉल्ड पोरस, सच एज ड्रेपियर्स, रग्स एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट। ड्रेपियर्स मतलब पर्दे वगैरह, और रग्स वगैरह, रग्स मतलब जो मैट वगैरह होते हैं, पर्दे और जो नीचे आपने रख लिए,
ठीक है, जिसको हम कहते हैं चादरें बिछा दी, ठीक है, वो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं ज़्यादा। इसीलिए आप जब भी खाली कमरे में आवाज़ लगाते हैं तो आपको एको सुनाई देता है, लेकिन आप भरे कमरे में आवाज़ देके बोल भी रहे हो तो आपको सिंगल आवाज़ आती है, क्योंकि वो वाली साउंड सारी सारी एब्जॉर्ब हो जाती है जब आप सामान वगैरह रख लेते हैं कमरे में। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम फिर इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी नॉइज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन कुछ जगह बात ये होती है कि हमने साउंड को एब्जॉर्ब नहीं करना। ठीक है, अब आप कमरे में बैठे हैं, वो एक फैमिली वाले बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो मसला हो सकता है कि अगर आपको एक ही बंदे की दो दो तीन तीन दफा आवाज आ रही हो, एको आ रहा हो, बट इन ऑडिटोरियम, इन पब्लिक हॉल्स, इन कॉन्सर्ट रूम्स, वहां पर अगर अगर आप साउंड एब्जॉर्ब करा लें, मतलब साउंड एब्जॉर्ब हो जाए, तो बड़ा ही अजीब सा इफेक्ट आता है। मतलब जो उसका साउंड लेवल होता है वो फिर हमें बहुत कम सुनाई देता है। ठीक है, तो हमें फिर वहां पर साउंड की रिफ्लेक्शन चाहिए थोड़ी सी, लेकिन इतनी भी ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए कि मतलब एक ही साउंड मुझे चार चार पांच पांच दफा आती रहे। ठीक है, और मुझे कुछ समझना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बैलेंस चाहिए। ठीक है। अब देखें, जो एको हो गया उसको हम कह देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ऐसी बात है, क्योंकि साउंड वेव्स एक सोर्स से निकली, एक सरफेस के साथ टकराई, वापस उस सोर्स के पास आ गई, दैट इज कॉल्ड एको। और एको बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। रिवर्बरेशंस का मतलब यह है कि रिवर्बरेशंस आप दो या तीन दफा एको सुन लें, रिवर्ब हो रहा होता है। ठीक है, उसको हम रिवर्ब बोलते हैं, जिसमें मतलब एक ही आवाज आप दो दो तीन तीन दफा सुनते हैं या मोर देन दैट। ठीक है, उसको हम रिवर्बरेशन करते हैं। ठीक है, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन कॉल्ड रिवर्बरेशंस। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जो बहुत दफा आ चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तंग भी किया हुआ है। ठीक है, और स्टूडेंट मेरे से आके पूछते हैं, सर व्हाट इज रिवर्बरेशंस, हालांकि ये पूरा का पूरा टॉपिक उन्होंने पढ़ा होता है, फिर भी पूछ रहे होते हैं सर रिवर्बरेशन की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है। तो यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग देख लें। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। ठीक हो गया। अब कहता है कि इन द डिजाइन ऑफ लेक्चर हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, थिएटर हॉल्स, ठीक है, अ बैलेंस मस्ट बी अचीव बिटवीन रिवर्बरेशंस एंड अब्जॉर्प्शंस। ठीक है, इतना भी ज्यादा रिफ्लेक्शन या इतनी भी ज्यादा रिवर्बरेशंस ना हो कि आपको एक ही आवाज पांच पांच छह छह दफा सुनाई देने लगे, अगला बंदा कहीं और अगले पैराग्राफ पे पहुंचा होगा, पिछला पैराग्राफ ही दोबारा सुनाई दे रहा हो, ऐसा ना हो। और इतनी भी ज्यादा एब्जॉर्प्शन ना हो कि पहुंचते पहुंचते सारा कुछ एब्जॉर्ब हो जाए, आपके पास आवाज ही कम हो। ठीक है, इनके दोनों में बैलेंस रखते हैं हम। ठीक है, कुछ जगह पे हमें बैलेंस चाहिए होता है, कुछ जगह पे बिल्कुल कंप्लीट एब्जॉर्प्शन चाहिए होती है, कुछ जगह पर हमें कंप्लीट रिफ्लेक्शन चाहिए होती है। वो डिपेंड करता है कि हम बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम नॉइज से निकल आए, अभी हम सिर्फ जनरल साउंड की बात कर रहे हैं कि साउंड के बारे में कहीं पर हमें रिफ्लेक्शन चाहिए होती है, कहीं पे एब्जॉर्प्शन चाहिए होती है, कहीं पे दोनों का मिक्स एंड मैच या बैलेंस चाहिए होता है। ठीक है, अब ये छोटी सी एक बात लेके, इट इज ऑफन एडवांटेजेस टू प्लेस रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस बिहाइंड द स्टेज टू डायरेक्ट द साउंड टू द ऑडियंस। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा गाना गा रहा है तो उसके जो स्टेज के पीछे जो दीवार लगाई हुई होती है, बेसिकली उसका काम ये होता है, या उसके पीछे का जो सरफेस होती है, वो ये कोशिश उसकी ये होती है कि वहां से भी साउंड अगर रिफ्लेक्ट होता है तो रिफ्लेक्ट करके ऑडियंस के पास ही जाएगा। ठीक है, वो एब्जॉर्ब ना करे, वो भी रिफ्लेक्टिव सर्फेस होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको साउंड की जो वॉल्यूम होती है वो थोड़ी सी ऊंची सुनाई देती है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं, ये बस आखिरी टॉपिक है हमारा, इसके बाद हम खत्म करते हैं इस लेक्चर को। छोटे मोटे कोई क्वेश्चंस हो गए तो हमें से कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो चीज लिखी हुई है ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि जनरली द सीलिंग्स ऑफ लेक्चर हॉल्स एंड कॉन्फ्रेंस हॉल्स एंड थिएटर हॉल्स आर कर्व्ड। ठीक है, ये आप यहाँ पर आप देख रहे हैं,
ये जो सरफेस बना हुआ है दैट इज कर्व्ड। ठीक है, जो छत होता है वो थोड़ा सा राउंड बनाया होता है। जितने भी आप ऑडिटोरियम देखेंगे, सिनेमास देखेंगे, ठीक है, वो कर्व होते हैं, छतें उसकी कर्व होती हैं। वो क्यों होती हैं? ताकि अगर साउंड वेव्स हिट जब करें छत पे, ठीक है, तो वो बिल्कुल सीधी रिफ्लेक्ट बैक ना हो जाए, बिल्कुल सीधी मतलब ना हो। तो कर्व का मतलब ये होता है कि हर सीट तक बराबर आवाज जाती है। फिर अगर वो रिफ्लेक्ट करती है तो फिर जारी बात है, जब छत ही थोड़ी सी कर्व है तो वो भी किसी एक एंगल पे जाएगा। ठीक हो गया? तो उससे क्या हो गया फायदा कि हर सीट तक बराबर साउंड पहुंचता। और sometimes the curved sound boards are placed behind the stage so that the sound after reflection distributed evenly across the hall। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि स्टेज के पीछे डोम सा बनाया होता है, ठीक है, तो ताकि अगर साउंड रिफ्लेक्ट भी होती है तो वापस दोबारा से ऑडियंस के पार्ट्स ही पहुंच जाए, इसके अलावा कहीं और ना जाए। ठीक है, पूरी कोशिश यही होती है कि एक साइड पर साउंड जाए, दूसरी साइड पर साउंड ना जाए। क्योंकि देखिए कॉन्सर्ट अगर होता है या कोई सिंगर वगैरह गाता है गाना या कुछ फंक्शन वगैरह होता है, तो एक साइड से साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, बाकी दूसरी साइड में सारी आवाम बैठी होती है। ठीक है, अब साउंड वेव्स तो ये है कि जहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं उससे चारों साइडों पर साउंड जाता है। ठीक हो गया? लेकिन हमें चाहिए कि एक साइड पे सिर्फ हमें मिले, तो हम क्या करते हैं कि जब बैक साइड पे जो साउंड जा रही है वो सारी जाया जा रही है, ठीक है, हम उसको भी क्या कर देते हैं फिर रिफ्लेक्टिव सरफेस लगा के उसको भी दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है कि जो बैक साइड पे साउंड जा रही है, ठीक है, जो बैक साइड पे साउंड जा रही है वो भी रिफ्लेक्ट होकर दूसरी साइड पे चली जाए जहां पर हमें डिजायर्ड है, जहां पर ऑडियंस बैठे। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कर लें। एनी क्वेश्चंस प्लीज? नो क्वेश्चंस?